मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यू नो द ड्रिल। चैनल को ढूंढिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो सीरीज शुरू है रिगार्डिंग ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, हम लोगों ने अभी सबसे पहली फेज में शुरुआत की है। टेबल एक बनाया है जिसका हेडिंग है टाइप्स ऑफ चालान्स अंडर इनकम टैक्स, यानी जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो भारत में एप्लीकेबल होता है, उसके अंडर हमें टैक्स पेमेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ चालान्स यूज करने पड़ते हैं। अगर मुझे भारत में रह के अगर डायरेक्ट टैक्स रेजिम में कोई टैक्स पे करना है तो उसके लिए अलग अलग चालान्स है। तो उन्हीं अलग अलग चालान्स का सोर्स कहाँ है, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी कौन सी है। तो हमारा सबसे मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। वहीं से मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकार के 8 चालान को डाउनलोड किया। ठीक है, पहला चालान आपका हमेशा रहेगा ITNS 280, जो कि आपका रहेगा इनकम टैक्स पेमेंट के लिए, जो रेगुलर इनकम टैक्स होता है वो। इसी प्रकार से जब मैंने देखा तो मुझे क्या पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी डायरेक्ट टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर 8 प्रकार के चालान होते हैं। और उन्हीं चालान्स को हम लोगों ने क्या किया, उनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ी। जो एक प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड आपको चाहिए होता है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू चालान्स, की फीचर्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के चालान्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू चालान में पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमारे फैसिलिटेशन के लिए, हमें समझने के लिए आसानी हो, इसके लिए सारे चालान्स का जो बेसिक फाउंडेशनल डेटा होता है उसको एक टेबल में हमने गैदर किया। और वही टेबल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है जिसका नाम है टेबल 1 टाइप्स ऑफ चालान्स। इसमें आपको टोटल 4 कॉलम मिलते हैं। सीरियल नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ चालान, देन टैक्स एप्लीकेबल एंड देन टाइप ऑफ पेमेंट। तो ये जो टैक्स एप्लीकेबल वाला कॉलम है, इसे आपके चालान में, यानी जो आपका एक्चुअल फिजिकल चालान होता है, इसे कहा जाता है टैक्स एप्लीकेबल वाला पोर्शन। और इसे जनरली इन जनरल इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं मेजर हेड। उसके बाद जो आपका दूसरा कॉलम आता है टाइप ऑफ पेमेंट वाला, इसमें कौन से प्रकार का पेमेंट आप एक पर्टिकुलर चालान का यूज करके पे कर सकते हो, उसको कहा जाता है माइनर हेड। तो चालान में जब आप टाइप ऑफ पेमेंट में आओगे तो आपको मिलेगा माइनर हेड। तो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, पहला वाला होता है आपका मेजर हेड और दूसरा वाला होता है आपका माइनर हेड। इन दो चीजों को आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि टोटल हमने देखा कि 8 चालान हमारे पास है। तो आठों चालान का ये मेजर हेड एंड माइनर हेड वाला फाउंडेशनल डेटा हमने कैटेगराइज कर लिया। इससे हमें पता चला कि इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने सारे टैक्सेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और उनका पेमेंट कौन से तरीके से हमें करना है। तो एक हमें इन डेप्थ व्यू मिल जाता है, बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कि डायरेक्ट टैक्स रेजिम में भारत में केवल इनकम टैक्स नहीं है, उसमें वेल्थ टैक्स भी आता है, उसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी आता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ, जो भी आपके इनकम पर डायरेक्टली टैक्स लगता है वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। यानी भारत में अगर आप कमाई करोगे तो उस कमाई का कुछ पोर्शन टैक्स के फॉर्म में आपको भारत सरकार को देना पड़ेगा। इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आपके कमाई का डायरेक्ट हिस्सा, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग एक तरीका होता है, वैसे ही टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उसका इंपैक्ट हमारे इनकम के ऊपर डायरेक्टली होता है टैक्सेशन का, इसीलिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जितनी कमाई उतना उसके प्रोपोर्शनेटली जो भी टैक्स का परसेंट होगा, जो भी टैक्स स्लैब्स होगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसीलिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। सिमिलरली जब आप इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में जाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम का मतलब क्या हुआ कि वो आपके इनकम के ऊपर का टैक्स नहीं है। जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, जो भी आप खर्चा करोगे, उसके बदले में आपको
एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी आज के समय में भारत में अगर आप बात करोगे टैक्सेशन की, तो आपके इनकम के ऊपर भी टैक्स है और आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर भी टैक्स है। जो टैक्स इनकम के ऊपर है उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर होता है उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी आपको लगेगा वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गए। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूं तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, मैं कोई सर्विस परचेस करता हूं तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। हर चीज में, प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो दैट इज एक्सपेंड, आप जो भी खर्चा करोगे उस पर भी टैक्स है। तो आज के समय में डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों एस्पेक्ट के ऊपर आपके ऊपर टैक्सेशन लगता है। ये एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल 8 चालान्स है। तो हमारे चैनल के ऊपर जो अभी करंटली आप देख रहे हो, वहां पर आपको चालान ITNS 280, ITNS 281, 282, 283, देन 284 एंड 285, ऐसे मिलाकर कुल 6 वीडियोस आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग चालान एंड उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके पहले एक और वीडियो मिलेगा जो है इंट्रोडक्शन टू चालान्स। तो ये 7 वीडियोस आपके लिए ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में चालान से रिलेटेड आपके पास अवेलेबल है। इनका यूज करिए और इस बेसिक नॉलेज के ऊपर अपना एक्सपर्टीज आप बिल्डअप कर सकते हो। अभी इस वीडियो में हमारा मुद्दा है जो चालान सीरियल नंबर 7 पे हमारे पास अवेलेबल है, और सीरियल नंबर 7 के ऊपर हमारे पास है ITNS 286, 286। इसका हेडिंग है मित्रों इनकम डिक्लेरेशन 2016 चालान। 2016 में, जैसे 2014 में मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी, उसके बाद टू टैकल द ब्लैक मनी एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी। उसमें सारे असेसिस को ऑप्शन दिया गया था। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा हूँ। उसमें सारे असेसिस को ऑप्शन दिया था कि ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो भी टैक्स इवेजन किया, ब्लैक मनी जनरेट किया, वो सब हम जाने देने के लिए तैयार है। आप एक काम करिए, अपना जितना कच्चा चिट्ठा, जितना ब्लैक मनी है, जितना अनडिस्क्लोज एसेट है, वो सारे आप गवर्नमेंट को बता दीजिए, और उसके हिसाब से जो भी टैक्सेशन होगा वो टैक्स पे करके आप निकल जाइए। दैट मीन्स हम ज्यादा कोई आपके ऊपर एक्शन, लीगल एक्शन या क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे। आप बस पेनल्टी और टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट जो भी लगता है पूरे साल का टैक्स इवेजन का, वो भर दीजिए, एंड यू आर फ्री टू गो अगेन एंड कंडक्ट योर बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, और सैलरी जो भी आपकी चीज होगी वो सारी चीजें। तो ये जो चालान नंबर 286 है, ये स्पेसिफिकली आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम डिक्लेरेशन 2016 के लिए यूज होने वाला है। इसमें और किसी प्रकार का कोई टैक्स का पेमेंट नहीं होगा। तो ये बेसिक जानकारी हमें मिल गई। फिर इसमें 2 प्रकार के हेड्स होंगे। पहला 0028 जो है अदर टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है, इसके अंडर टैक्स का नाम क्या दिया गया है, अदर टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट क्या होगा, पेमेंट अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। तो ये 2 जो हेड है आपके, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये दोनों आपको हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे अगर आप ITNS 286 यूज करते हो। यहां पे आपको टिक मार्क करने की चालान में कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको टिक मार्क करना पड़ेगा माइनर हेड में। यानी ये तो आपका हमेशा सिलेक्टेड रहेगा ही आपके टैक्स पेमेंट के वक्त। अब इसमें भी 2 प्रकार के असेसी होते हैं। पहला पेमेंट मेड बाय कंपनी, यानी कोई भी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के किसी ने टैक्स इवेजन किया होगा तो उसे ITNS 286 में पेमेंट मेड बाय कंपनी के नाम से टिक मार्क करना पड़ेगा। अगर अदर देन कंपनी कोई असेसी है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, उसके बाद में ट्रस्ट, सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटर, तो उन लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो है आपका पेमेंट मेड बाय पर्सन अदर देन कंपनी। तो ITNS चालान जो होता है उसमें हमेशा 2 असेसी आपके आइडेंटिफाई किए जाएंगे, एक होगा कंपनी और दूसरा होगा अदर देन कंपनी। ये बेसिक चीज ITNS 286 के बारे में आपको पता चल गई। अब हम एक्चुअल फिजिकल चालान के ऊपर आते हैं। तो इस तरीके से आपका चालान दिखता है। अब यहां पे आप देखोगे तो सबसे कोने में आपको एक नोट मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट नोट है ये सबसे नीचे में हमें मिलने वाले हैं। तो इस चालान के बारे में अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे कोई कंफ्यूजन हो सकता है या जहां पर एक्स्ट्रा क्लैरिटी की जरूरत है, तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हर एक चालान के नीचे पर्टिकुलर नोट्स दिए होते हैं, जहां पे आपको इस चालान को फिलअप करते वक्त इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चालान को फिलअप करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए हैं उन्हें सिमिलर तरीके से फॉलो करना है, अपने मन से उससे डाइवर्ट नहीं होना है।
उसके बाद सबसे पहला आपको आपका फील्ड मिलेगा, वो है आपका हेडिंग इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 चालान। उसके बाद मित्रों आपको मिलेगा फील्ड नंबर 2, जहां पे आपको ITNS यानी चालान का सीरियल नंबर मिल जाएगा, तो वो होगा आपका 286। फिर आपका आता है फील्ड नंबर 3, जहां पर आपको पता चलेगा कि आप किस नाम से टैक्स पे कर रहे हो। तो आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर द मेजर हेड अदर टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पेमेंट अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। तो जब भी आप, अभी ये तो फिजिकल फॉर्मेट हो गया फॉर्म का, जब आप डिजिटली पे करोगे, जैसे कि आप इनकम टैक्स इंडिया आपका जो ई फाइलिंग का पोर्टल है वहां पर जाकर जब आप फिलअप करोगे तो आपको ये प्रॉपर कोड्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फिजिकल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 4 यानी डेटा फील्ड नंबर 4 में मित्रों हमारा आएगा असेसमेंट ईयर। कौन से असेसमेंट ईयर का टैक्स आप पे कर रहे हो, कौन से असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हो, वो बराबर ध्यान से पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉपरली क्रेडिट मिलेगा। नहीं तो आपका डेटा मिसमैच होने के चांसेस हो जाएंगे, एक ईयर का डेटा दूसरे ईयर में चले गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा असेसमेंट ईयर एकदम करेक्ट आपको फिलअप करना है। उसके बाद मित्रों हमारा आता है डेटा फील्ड नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेटा फील्ड नंबर 5 में हमें क्या क्या चीजें देनी है, हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर फिलअप करना है, पूरा नाम फिलअप करना है, दैट मीन्स फुल नेम, और आपका कंप्लीट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड पिन कोड। तो ये सारी बातें जो है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमें एक कार्ड मिलता है स्मार्ट कार्ड की तरह, जिसमें हमारा फोटो होता है, हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, नाम होता है, और वहां पे हमारी एक सिग्नेचर होती है जो हमने पैन कार्ड के एप्लीकेशन करते वक्त हमें देनी पड़ती है। तो ये आपका एक KYC टाइप का डेटा हो गया। तो आपने जो भी डेटा इनकम टैक्स का पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त दिया था, वही डेटा आपको सिमिलर यहाँ पे डालना है, और ये डेटा हमेशा आपका करंट डेटा होना चाहिए। जब भी आप कोई पैन कार्ड में चेंजेस के एप्लीकेशन करोगे तो उस हिसाब से आपके सारे प्रोफाइल्स जहां पे भी रिलेवेंट है वहां पर वो डेटा आपको, अगर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होने वाला है तो आपको जाके वहां पे अपडेट करना पड़ेगा। तो परमानेंट अकाउंट नंबर एग्जैक्टली जिस तरीके से पैन कार्ड पे दिया है उसी तरीके से लिखना है। हर बॉक्स में केवल एक ही लेटर आपको या डिजिट लिखना है। पैन कार्ड पे जो नाम है उसी स्टाइल में लिखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में। तो जिस तरीके का नाम आपका पैन कार्ड पर है एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको लिखना है। एंड देन कंप्लीट एड्रेस, जो आपने पैन कार्ड इशूइंग अथॉरिटी को अपना एड्रेस दिया था फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस, जो आपका परमानेंट या कम्युनिकेशन वाला एड्रेस होगा, वही एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड पिन कोड। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, रिसेंटली क्या हुआ है, आपका जो आधार कार्ड का डेटा होता है वो, और आपके बैंकिंग डिटेल्स एंड आपका इनकम टैक्स का डेटा, तो इंटरलिंकिंग सब कुछ हो रहा है, और आपका जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो सिंगल इंफॉर्मेशन डेटाबेस रहेगा, उसी से आपके सारे डिपार्टमेंट से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कंडक्ट होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी आप डेटा दोगे वो, उसके बाद में आधार का जो भी डेटा रहेगा वो, एंड आपके जो बैंक अकाउंट्स है, दैट मीन सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट, जो भी आप इनकम टैक्स में प्रोवाइड करने वाले हो, इन तीनों जगह का डेटा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब आप इनकम टैक्स से कंप्लायंसेस करोगे, जैसे कि ITR फाइल अप करना या टैक्स पेमेंट करना या कुछ और TDS का कंप्लायंस करोगे या कोई और अगर आपका कंप्लायंस है तो वो करोगे, तो हर बार जब आप डिजिटल कंप्लायंस करते हो तो वहां पे ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, और ई वेरिफिकेशन के ऑप्शन के लिए आपको हमेशा एक OTP देना पड़ेगा, या कोई कम्युनिकेशन रहेगा तो आपका वो ऑफिशियल मोबाइल नंबर या ईमेल ID पे आने वाला है। तो जो भी OTP आपके आते हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे, या तो आप अपने बैंक अकाउंट से जनरेट करा सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या आप अपने आधार कार्ड से जनरेट करा सकते हो OTP फॉर ई वेरिफिकेशन, या फिर आप फिजिकली पोस्ट ऑफिस से या स्पीड पोस्ट से, जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सेप्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उससे फिजिकली आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। तो ये जो OTP ई वेरिफिकेशन वाला सबसे मेजर चीज होती है, उसमें आधार बेस्ड अगर ई वेरिफिकेशन आप करते हो तो आपका डेटा लिंक होना चाहिए। अगर आपका डेटा मिसमैच होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या बैंकिंग का या आधार का, तो आपका OTP जनरेट नहीं होगा, आप ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज सबसे मेन होती है, हमेशा आपका डेटा हर डिपार्टमेंट में आइडेंटिकल होना चाहिए, इसका आप एक ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा कि जो
प्रोफेशनल होते हैं उन प्रोफेशनल का जो समय होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका डेटा मिसमैच है तो 4 बार आपको उसी एरर में दिमाग लगाना पड़ेगा, और एकदम चिल्लर एरर होते हैं, उसी एरर में दिमाग लगाते बैठो, उसी एरर में अपना टाइम वेस्ट करते बैठो, तो आपका जो प्रोफेशनल टाइम है वो खराब होगा। उस टाइम को अगर आप प्रोसेसेस आपकी स्ट्रीमलाइन रहेगी तो उस समय को बचा सकते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और वो टाइम आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो और पैसा कमाने के लिए। तो ये बातें आप ध्यान रखना। जो भी आपका असेसी आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आएगा तो सबसे पहले एक ही काम करना है, उसका केवाईसी सारे कम्युनिकेशन जहाँ जिस डिपार्टमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन होने वाला है एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। फिर आता है हमारा डेटा फील्ड नंबर 6। यहां पे हमें डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स से रिलेटेड जानकारी देनी पड़ती है। ये कौन सा हो गया हमारा डेटा फील्ड नंबर 6। तो इसको भी ध्यान से समझ लो। अब जो मेजर हेड है वो हमारा क्या क्या है, अदर टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। तो यहां पर आपको सिलेक्शन टाइप ऑफ पेमेंट में देखो आपको एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। अगर आपको इन दोनों केसेस में पेमेंट करना है तो अलग अलग चालान यूज करना पड़ेगा, एक ही चालान में आप इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मेजर हेड आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। माइनर हेड में आप डिसाइड कर लो कि आपका जो क्लाइंट है वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है, अकॉर्डिंगली जो भी टिक मार्क है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में कितना अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे कर रहे हो, कितना सरचार्ज पे कर रहे हो, कितनी पेनल्टी, एंड देन देयर टोटल। उसके बाद जो टोटल आपकी फिगर्स में आती है वही यहाँ पर वर्ड्स में भी लिखना है। और एक छोटा सा यूनिक पॉइंट है, जो अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूछा है, मैंने पिछले चालान में भी आपको अच्छे से बताया, इस चालान में भी मैं फिर से बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे असेसी का टैक्स का पेमेंट अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 15 लाख रुपए का आता है, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर यूनिट्स में कितने डिजिट है वो पूछा है, तो मैं क्या देखूंगा, यूनिट्स में क्या है मेरा 0, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। फिर मैं चेक करने जाऊंगा कि यहाँ पर क्या पूछा है, टेंस, तो यूनिट और टेंस, टेंस पे भी मेरा 0 है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, 0 लिख दूंगा। फिर मैं फिर से चेक करूंगा क्या पूछा है मुझे, हंड्रेड्स की जगह पर कितने डिजिट है वो पूछा है, तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स की जगह पर भी मेरा 0 है, तो वहां पर भी मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, ये वाला ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर मुझे क्या पूछा है, थाउजेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड। अब थाउजेंड्स पे मेरे पास 2 डिजिट है, यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। तो यहाँ पर 10,000 वाला तो कोई चीज नहीं है, तो थाउजेंड्स है, तो थाउजेंड्स की जगह पर मेरे 2 डिजिट है ना, तो उसको मुझे 2 डिजिट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर क्या पूछा है, लैक्स, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक एंड 10 लाख। तो यहाँ पर मुझे लैक और 10 लाख ऐसा अलग अलग नहीं पूछा है, तो लैक्स की जगह पर मेरा क्या है, 15 का डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 15 लिख दूंगा, और इस तरीके से 15 लाख रुपए को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर आप क्या बताओगे, आपने कैश में पेमेंट किया है या डेबिट किया है आपके अकाउंट, यानी अकाउंट से पे कर रहे हो या फिर चेक से पे कर रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी फिजिकल हम चालान करते हैं बड़ी अमाउंट का, तो इन जनरल हम चेक से ही पेमेंट करते हैं। तो आपको वो ऑप्शन ये स्क्रैच कर देना है, इसको रहने देना है, दैट इज योर चेक। उसके बाद यहाँ पर आप चेक नंबर लिखोगे, यहाँ पर आपका डेट लिखोगे, कौन से डेट का पेमेंट है, और कौन सी बैंक के ऊपर अपने चेक को ड्रॉ किया है उस बैंक का नाम, और अगर ब्रांच का नाम स्पेसिफिकली बताना है तो यहां पर आप बता सकते हो। सिमिलरली डेट आप लिखोगे, और जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसका सिग्नेचर यहां पर आपको लगने वाला है। उसके बाद आप देखो यहां पर आपका चालान का एक पार्ट खत्म होता है। हर एक चालान 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है बैंक की कॉपी और एक होती है टैक्स पेयर का काउंटर फॉइल। तो ये बात आपको ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी। हर एक चालान 2 हिस्सों में बटा होता है, ऊपर का हिस्सा जो है वो बैंक रख लेगा, और नीचे का हिस्सा आपका पेमेंट होने के बाद स्टैंप मार के आपको वापस मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चालान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। हर एक चालान 2 हिस्सों में डिवाइड रहेगा, एक बैंक की कॉपी और एक आपकी कॉपी। तो आपकी कॉपी जो आप फिलअप करोगे उसमें भी एकदम सिंपल चीजें हैं। आपने जो पैन नंबर ऊपर में दिया है, सिमिलर पैन नंबर लिखना है, कौन से व्यक्ति ने पेमेंट किया है, दैट इज नेम ऑफ टैक्स पेयर। उसके बाद कौन सा मोड ऑफ पेमेंट है, तो चेक नंबर और पैसा, कितना अमाउंट का चेक है, अमाउंट इन वर्ड्स, कौन सी बैंक के आपने चेक ड्रॉ किया उसका नाम। एंड सिमिलरली जो हमने माइनर हेड ऊपर में सिलेक्ट किया था, आइदर कंपनी और
अदर देन कंपनी वाला असेसी, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सबसे ऊपर में जो असेसमेंट ईयर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, वही असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर लिखना है। तो दिस इज इन आपका इस तरीके से पूरा चालान का फ्लो रहेगा और चालान इस तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपका टैक्स का पेमेंट हो जाएगा तो बैंक में जाके आपको ये वाला पोर्शन बैंक वापस देगी। इसके ऊपर आपके 7 डिजिट BSR कोड रहेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड चालान सीरियल नंबर रहेगा। तो वो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी हम देखते हैं कि नोट्स में रिगार्डिंग इस चालान को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। प्लीज नोट दैट कोटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज मैंडेटरी। विदाउट परमानेंट अकाउंट नंबर किसी भी चालान में कोई पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स का सारा जो कम्युनिकेशन है उसका सोर्स पॉइंट ही पैन नंबर है। पैन नंबर से ही असेसी का आइडेंटिफिकेशन होता है, नाम से नहीं होता, क्योंकि पैन नंबर यूनिक है। नाम रिपीटेटिव हो सकते हैं, जैसे मेरा नाम श्रीनिधि है तो और बहुत सारे श्रीनिधि इस दुनिया में हो सकते हैं, वेदर मेल और फीमेल, तो उसमें कंफ्यूजन होगा सिस्टम को। जब बात ऑटोमेशन की आती है तो ये जो डिजिटल आइडेंटिटी है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये मेरा एज श्रीनिधि बोरीकर या किसी और श्रीनिधि का अलग अलग रहेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा पैन नंबर डालना मैंडेटरी रहेगा। दूसरा, टैक्स पेयर्स में प्लीज ड्रॉ और इशू चेक या डीडी टुवर्ड्स पेमेंट अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम एज अंडर। अगर आप चालान ITNS 286 का इस्तेमाल करके, यानी चालान ITNS 286 का यूज कर रहे हो, तो उसमें आप अगर चेक से पेमेंट या डीडी से पेमेंट करते हो तो चेक पर नाम क्या लिखना है, तो आप लिखोगे पे, कौन सी जो बैंक में जिस बैंक का चेक आप दे रहे हो वो उस बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट इनकम टैक्स। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है चेक के ऊपर। एंड देन जब आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा तब आपको इन 3 इंफॉर्मेशन को बैंक से कलेक्ट करना है अपनी काउंटर फॉइल के ऊपर, जो रहेगा आपका 7 डिजिट BSR कोड ऑफ द ब्रांच, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान एंड चालान सीरियल नंबर। और ये चीजें आपको अपने जो भी आपका फॉर्म 3 आपको फाइल करना पड़ेगा उसमें आपको देना है। दिस विल हैव टू बी कोटेड इन फॉर्म 1/फॉर्म 3। तो जो भी आप कंपनी या नॉन कंपनी असेसी रहेगा उस हिसाब से जो भी आपका फॉर्म 1 या फॉर्म 3 आप फिलअप करोगे, तो उसमें टैक्स का जो आपने पेमेंट किया है उसका क्रेडिट लेने के लिए आपको ये 3 इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म में फिलअप करके कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस तरीके से आपका चालान ITNS 286 का फ्लो होता है। सिमिलर फ्लो आपका डिजिटल में भी रहेगा, बस डिजिटल में क्या रहेगा, जिस तरीके से सिस्टम में दिया रहेगा वही से करो, वही से डायरेक्ट पेमेंट कर दो और आपका चालान भी तुरंत जनरेट हो जाएगा। फिजिकली जब आप चालान बैंक में पे करते हो तो शायद 1-2 दिन जब तक चेक क्लियर नहीं होता तब तक का टाइम आपको लगने वाला है। तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग चालान ITNS 286 कंप्लीट होता है एंड दिस वीडियो एंड्स हियर। आपको ड्रिल आपका पता है, चैनल को ढूंढिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा डिस्कशन रहने वाला है इस सीरीज का आखिरी, यानी चालान वाली सीरीज का आखिरी वीडियो रहेगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट वाला चालान है ITNS 287। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए, अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ाइए, अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, क्योंकि जितने भी प्रोफेशंस है, वेदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या और कोई भी जो प्रोफेशनल्स है, लीगल या अदर, उसमें आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो एक ही चीज के ऊपर बेस रहेगा। आपका नॉलेज बेस कितना अच्छा है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है और आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स कितना अच्छा है। इन तीनों चीजों को बाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है, उस क्लाइंट का प्रॉब्लम समझना है और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ताकि उसका जो टैक्सेशन का कॉस्ट है वो कम से कम रहे, कम से कम उसका लिटिगेशन हो, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका प्रोफेशनल स्किल, कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज बेस है, कपल्ड विथ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इन सब को मिला के आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो और आगे चल के इन्हीं सारे नॉलेज बेस और स्किल का यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव करने वाले हो। अब आपकी फील्ड कोई भी हो सकती है, वेदर आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करोगे, GST में प्रैक्टिस करोगे, या कोई और कंसल्टेंसी दोगे, या अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोफेशन में जाओगे, या अगर आपको स्टॉक मार्केट यानी फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में भी डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपका सबसे मेन एम क्या होना चाहिए, नॉलेज बेस बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, कॉम्पिटेंस बढ़ाओ और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी अपना काम शुरू कर दो। चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।